चीन एक बांध बना रहा है जिसकी चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा ये बांध इस वक्त चुनौती दे रहा है प्रकृति को। इसका जो साइंस है वो डरा रहा है। लेकिन क्यों? आखिरकार चीन के इस बांध पर सबकी नजर क्यों है और चीन क्या वाकई प्रकृति के साथ खेल रहा है? हमें डरने की क्यों जरूरत है? इसी पर बातचीत करने के लिए और चीन की इस बांध के बारे में जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण। जिस तरीके से हमने चीन के इस बांध का इंट्रोडक्शन दिया है, सुन के भी लगता है कि ये वाकई चीन कोई बहुत डरावना काम कर रहा है। सबसे पहले तो इस बांध के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए पल्लवी, इस बांध का जो नाम है इसको मैडॉग डैम कहा गया है। चीन के पास अभी भी बांध बहुत सारे हैं। अधिकतर बांध उसने बनाए हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर, अधिकतर उसने बांध बनाए हैं हिमालय के क्षेत्र में। चीन भारत से तकरीबन 7 गुना बड़ा है। चीन का जो फैलाव है वो मंगोलिया तक है, वो रशिया तक लगता है। चीन का जो फैलाव है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा है। चीन का फैलाव यहाँ पर तिब्बत हिमालय एरिया में काफी लंबे, आप देखें वो पूरी सीमा जो है भारत की उसके उस तरफ चीन ही है। अब चीन बहती हुई जो नदियां हैं उसमें भी खास तौर पर ब्रह्मपुत्र चूंकि एक हिमालयन नदी है इसलिए उसका जो बहाव है वो बहुत तेज है। हिमालयन नदियां जितनी भी हैं, आप गंगा को देख लीजिए, गंगा के बहाव की बात तो जो है साक्षात मतलब कई पुराणों में ग्रंथों में की गई है कि उसका बहाव इतना तेज था कि भगवान शिव को अपनी जटाओं में उसको लेना पड़ा ताकि उसके बहाव से धरती नष्ट ना हो जाए। तो हिमालय की जो नदियां होती हैं उनका बहाव बहुत तेज होता है, उनकी प्रकृति ही उस तरह की है। तो जिस नदी को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं उस नदी को चीन में कहा जाता है यारलुंग सांगपो। हाँ जी, ये एक तिब्बती नाम है। और जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी के बारे में यदि हम बात करें तो मैं कुछ फैक्ट बता दूं आपको। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो तकरीबन 3970 किलोमीटर है। और ये जो नदी है ये चीन से पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश, वहां से असम आती है, वहां से बांग्लादेश की सीमा में चली जाती है। यानी कि ये नदी 3 देशों के लिए एक लाइफलाइन का काम करती है। ये जितनी महत्वपूर्ण चीन के लिए है उतनी ही महत्वपूर्ण नॉर्थ ईस्ट के लिए है जो भारत में है, और उतनी ही महत्वपूर्ण ये बांग्लादेश के लिए है। अब आप देखें कि अरुणाचल और असम ये 2 जो हमारे राज्य हैं वो तकरीबन अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं इसी नदी के ऊपर। यूपी वाले और बिहार वाले जो सम्मान गंगा को देते हैं, पूरे आप देखिए ये जो गंगा निकली उत्तराखंड आई, उत्तराखंड से आप देखें यूपी आई, यूपी से बिहार, और फिर अपना वो आगे जाके मिल जाती है एक बहुत बड़ा बेसिन बनाती हुई। तो जो सम्मान हम गंगा को देते हैं वो सम्मान नॉर्थ ईस्ट के लोग, अरुणाचल असम के लोग वो सम्मान ब्रह्मपुत्र को देते हैं। आप सोचिए उसका नाम ही ब्रह्मपुत्र है ना, यानी ब्रह्मा का बेटा। आप ये समझिए कि वहां उस नदी के लिए बहुत ज्यादा सम्मान है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जैसे बताया ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा का बेटा। अब तक हम नदियों को स्त्रीलिंग रूप में जानते थे जी। एक पुल्लिंग रूप भी है नदियों। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प बात है। जो जब हम नदियों की बात करते हैं तो नदियां हमारे लिए केवल आर्थिक आमदनी का साधन ही नहीं है, नदियां हमारे लिए आध्यात्मिक अनुभूति का भी साधन है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि वो एक नदी को पार करना होता है। आत्मा जो है वो एक नदी को पार करती है तब जाके उसे दूसरा जन्म मिलता है। और जब खैर ये बहुत आध्यात्मिक बातें हो जाएंगी मुझे लगता है। खैर हम मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा यह है कि पिछले 20 साल में चीन ने तिब्बत से निकलने वाली जो 8 नदियां हैं, तिब्बत में बहुत सारी नदियां हैं, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो इन 8 नदियों पर 20 से ज्यादा बांध बना दिए हैं। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि चीन का प्लान करीब 40 बांध और बनाने का है इन्हीं 8 नदियों पर। पूरी दुनिया जो पनबिजली परियोजनाएं हैं उनसे अपने कदम पीछे खींच रही हैं, क्योंकि पनबिजली परियोजनाएं न केवल महंगी होती हैं बल्कि जब आप नदी के पानी को बिजली बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो नदी का पानी मृत हो जाता है।
और उसमें जो मछलियां हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, नदी का अपना एक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके ऊपर असर पड़ता है। आप बहुत वक्त तक वहां पर डैम में पानी को रोकते हैं, पानी को एक फ्लो से छोड़ते हैं, उससे टरबाइन घुमाते हैं, उससे बिजली पैदा होती है, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर किसी चीज का नुकसान होता है तो वो नुकसान होता है पर्यावरण का। बिजली आपके लिए आज एक बहुत आसान चीज है कि हमने बिजली बनाई, इतनी बिजली बनाई, लेकिन भविष्य के लिए कितनी नुकसानदायक है हमने वो कभी सोचा ही नहीं। मैं वो डेटा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। सितंबर 2024 में चीन ने इस परियोजना को मंजूरी दी। 2033 तक ये बांध बनके तैयार होगा। इस बांध के ऊपर तकरीबन $1 ट्रिलियन यानी कि करीब 137 बिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा इस बांध को बनाने में। ये जो मैडॉग डैम है, आप इसको इस तरह समझिए कि 60,000 मेगावाट क्षमता के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली परियोजना होगी, हाइड्रो पावर प्लांट होगा ये दुनिया का सबसे बड़ा, और 300 बिलियन किलोवाट इसका वार्षिक उत्पादन होगा। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2000 के बाद तिब्बत के अंदर तकरीबन 193 छोटे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट चीन ने शुरू किए हैं। तिब्बत के अंदर 193 हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिससे दुनिया पैर पीछे खींच रही है, वो चीन शुरू कर रहा है। बिल्कुल, और 60% अभी इनमें से चालू हैं। और पाकिस्तान को भी चीन यही बार बार कहता है कि आप भी जो अपना जो कहते हैं हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पे भी पनबिजली परियोजनाएं लगाने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है। वहां पे उसने बहुत सारे अपने इंजीनियर भेज रखे हैं, वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को वो बदलने की कोशिश कर रहा है। वहां की जो जनसंख्या है उसमें चीनी आदमियों को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की लड़कियों को शंघाई भेजा जा रहा है, पाकिस्तान की लड़कियों को बीजिंग भेजा जा रहा है, वहां उनकी शादियां कराई जा रही हैं, उनके धर्म बदले जा रहे हैं। वो खैर अलग मुद्दा है, लेकिन आप चूंकि बांध की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण के जोखिम जिसकी आपने बिल्कुल शुरुआत में ही बात की। पहली बात तो ये जो हिमालय का पूरा इलाका है, ये दुनिया जब बनी उसमें तकरीबन सबसे नया इलाका है जो बना है, ये हिमालय का क्षेत्र। तो ये इसको बोलते हैं सिस्मिक जोन 5। अब जब जो हमारी जमीन की प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, भूकंप की स्थिति बनती है, तो भूस्खलन यहां ज्यादा हो सकता है, भूकंप यहां बड़े पैमाने पर हो सकते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव जोन 5 में। बिल्कुल, आपने गौर किया होगा नेपाल में जो भूकंप आया था 2015 में, उसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। भगवान न करे अगर ऐसा कोई भूकंप आया तो क्या आपका बांध जो चीन बना रहा है, क्या इतने बड़े भूकंप का सामना कर पाएगा? अगर वो उसकी क्षमता 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई, तब आपके बांध का क्या होगा? और जो पानी रिलीज होगा वो आखिर जाएगा कहां? एक बात आप इसको इस तरह समझें, जो मैं बता रहा था, यारलुंग सांगपो इसको बोलते हैं। तो 50 किलोमीटर के अंदर 2000 मीटर का एक पूरा एक ऐसा इलाका है जो जैव विविधताओं से भरा हुआ है। वहां पर कई तरीके के जानवर रहते हैं, वहां पे कई तरीके की चिड़िया रहती हैं। मतलब आप सोचिए, वहां तमाम ऐसी चीजें हैं। जब आप बांध बनाएंगे तो यकीनन आप हजारों जानवरों से, लाखों जानवरों से आप उनका घर छीन लेंगे। ग्लेशियर और जलवायु की जब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे। CO2 का कितना ज्यादा उत्सर्जन होगा। आप बिजली बना रहे हैं, आप अपने यहां बिजली इस्तेमाल करेंगे, आपकी फैक्ट्रियां उससे चलेंगी, आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन किस कीमत पर? आप पूरी दुनिया को एक ऐसी नरक में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल असहनीय है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र तकरीबन 735 मिलियन टन गाद, मतलब एक जो नदी अपने साथ साथ कचरा भी लेके चलती है, तो वो नीचे आता है, लेकिन बांध पे ये पूरा का पूरा कचरा रुक जाएगा। अब जब ये पूरा कचरा रुक जाएगा तब जो आगे चल के जो डेल्टा बनते हैं, जो आगे चल के उपजाऊ जमीनें बनती हैं, वो बनेंगी कैसे? जब जमीन उपजाऊ नहीं होगी तब आपके किसान क्या करेंगे? बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये कि जो धरती है उस पर क्या खतरा हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया, भूकंप का खतरा हो सकता है। एक खतरा यह हो सकता है कि जो धरती है उसके घूमने की जो स्पीड है
वो कम हो जाएगी। एक जो धरती का एक्सेस है जिसको हम धुरी कहते हैं, वो धुरी बदल जाएगी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि काल्पनिक बातें हैं, ये बिल्कुल बहुत वैज्ञानिक बातें हैं और ये बताती हैं कि तकरीबन 2 सेकंड से ज्यादा फर्क पड़ जाएगा जो धरती के घूमने की स्पीड है उस पर, और धरती का जो एक्सेस है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या क्या हो जाएगा। धरती के ध्रुव पर जो बर्फ जमी हुई है वो पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर पिघल रही है। न्यूयॉर्क जितने बड़े आकार के हिमखंड टूट रहे हैं, वो समंदर में तैर रहे हैं, वहां ऑलरेडी पोलर बियर मर रहे हैं, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, दुनिया में व्हेल खत्म हो रही हैं। जब ये इतने बड़े बड़े हिमखंड टूट के समंदर में जाते हैं, समंदर में खारा पानी कम हो जाता है क्योंकि ये मीठे पानी के बने हिमखंड होते हैं। समंदर में अगर पानी, अब ये पिघलेंगे भी, अब जल स्तर बढ़ेगा। हमने मतलब तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि जब जल स्तर बढ़ेगा तो जो समंदर के किनारे वाले इलाके हैं वो 1 इंच 2 इंच बढ़ेंगे, वहां पर पानी बढ़ेगा, वो डूबने शुरू होंगे। 1 इंच 2 इंच आपको सुनने में छोटा लगता है, लेकिन भविष्य क्या होगा? क्या एक और जल प्रलय होगी? अब कौन सा नोहा नाव बनाएगा कि जिसमें वो तमाम मानव जाति को बैठाएगा और बचाएगा? कौन सा मनु जो है वो नाव बनाएगा जिसमें वो तमाम लोगों को बैठाएगा और बचाएगा? आप ये समझिए, चीन एक बांध नहीं बना रहा है, चीन दुनिया को खत्म करने की मशीन बना रहा है और चीन इस बात को शायद समझ नहीं पा रहा है। पल्लवी, अच्छा वरुण, चूंकि हम इस पूरे मुद्दे पे बहुत चिंता कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब यूएन में क्लाइमेट चेंज को लेकर बातें होती हैं और जो ये चीन के बांध बनाने के बाद जो स्टडीज सामने आई हैं कि बांध बनाने की शुरुआत होगी तो ये होगा तो ये होगा, तो क्या इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरीके की चर्चा नहीं होती? क्या वहां पर चीन को रोकने की किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं होती? देखिए, जो हमारे पास में रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स 2-3 बहुत बातें बताती हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया इस पे चर्चा नहीं करती, चिंता करती है लेकिन एक्शन नहीं लेती। जरूरत है चीन के ऊपर सख्त प्रतिबंध लगाने की, जो नहीं लगाए जाते। चीन को यह बताने की कि तुम दुनिया के बादशाह नहीं हो, क्योंकि आप गौर करें जो जियोपॉलिटिक्स है, जो भू राजनीतिक जो स्थितियां हैं इस वक्त पूरी दुनिया की, उसमें अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत काम कर रहा है। ट्रंप उसी माइंड सेट के साथ काम कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि मैं किसी भी तरीके से अमेरिका को दुनिया का बादशाह बनाऊंगा। इधर शी जिनपिंग को देखिए, शी जिनपिंग मानता ही नहीं है कि तुम दुनिया के बादशाह हो। वो, उसका कहना बहुत साफ है कि दुनिया के बादशाह हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। उन्होंने क्या क्या काम कर दिया आप गौर करिए कि जब अमेरिका चांद पर कोई मिशन भेजता है तो चीन जो है उससे सख्त मिशन भेजता है। आपने उतारा चांद के उजले हिस्से में अपना सैटेलाइट, मैं चांद के अंधेरे हिस्से में अपना सैटेलाइट उतारूंगा। चीन ने ऐसे डिवाइस बनाए जो चांद की तरह रात में चमकते हैं, कई किलोमीटर के एरिया को वो रोशन करते हैं, उड़ते हुए चांद बना दिए। आपको ध्यान होगा, थोड़े वक्त पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, चीन ने एक इस तरीके के बैलून बना के पूरी दुनिया में उड़ाए जो दुनिया के मौसम का पता लगाते हैं। और वो बैलून अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में उन बैलून्स को 2-3 दिन तक वो दिखाई देते रहे, बाद में उनको गिराया गया और बाद में पता चला ये चाइना के बने हुए बैलून है। उनको यूएफओ समझा जा रहा था, याद है मुझे जी। और उनको गिराया गया। उसके बाद चीन को यह मैसेज किया गया और चीन ने मानने से पहले तो चीन जैसा उसकी आदत है वो मना करता रहा। कोविड के वक्त भी यही हुआ कि हाँ भाई हमारा है ही नहीं ये तो सामान। बाद में उसने कहा हाँ हमारा है, लेकिन ये तो मौसम के बारे में पता कर रहा था। क्या गारंटी है मौसम का ही पता कर रहा था? जी बिल्कुल। आज ये जो बांध बनाए जा रहे हैं, क्या गारंटी है कि केवल बिजली के लिए ही बनाए जा रहे हैं? जो भारत की चिंता है, भारत की चिंता अपने देश की सुरक्षा को लेकर है, नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा को लेकर है, बांग्लादेश की भी सुरक्षा को लेकर है। ऐसा नहीं है कि हमारा इन दिनों बेशक बांग्लादेश के साथ जैसे रिलेशन हो, लेकिन हमारी जो नीतियां रही हैं हमेशा से रही हैं, हमें अपने पड़ोसियों की संप्रभुता का सम्मान करना है। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि पानी की कितनी किल्लत हो सकती है, न केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश में। फसल, पेयजल, मछली पालन, इन पर असर पड़ेगा। जब दोनों देशों ने चीन से टेक्निकल डेटा मांगा कि भाई आप ये जो बना रहे हो इससे क्या क्या असर हो सकता है, हमें वो डेटा तो दे दो, मना कर दिया चीन ने।
मेरे पास कोई डेटा नहीं है। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने इसको वाटर बॉम्ब कहा है। 2017 में डोकलाम विवाद जब हुआ, चीन ने भारत को डेटा देना बंद कर दिया था, जिससे भारत को समय पर अलर्ट नहीं मिल पाया था कि नदी में कितना पानी है, अगर पानी छूटता है तो हमारे देश पर इसका क्या असर हो सकता है। असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि फिलहाल थोड़ी राहत हो सकती है, लेकिन इकोलॉजिकल रिस्क जो है वो भी है, यानी पर्यावरण को लेकर जो खतरे हैं इस बांध के वो हैं, ये असम के सीएम भी मानते हैं। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, बांग्लादेश एक उस तरीके का देश है जहां पर डेल्टा बहुत ज्यादा है। वो गंगा का डेल्टा है, वो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर ही बल्कि वो डेल्टा बनाती है। वहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के पेड़ मिलते हैं जो उस पूरे इलाके को संभाल के रखते हैं। जैसी जो पर्यावरण वहां का है, वहां पर गर्मी है, वहां पर आर्द्रता है यानी नमी है, ये तकरीबन सारी जो परिस्थितियां ये अमेजन के जंगलों जैसी स्थितियां हैं। जितनी जैव विविधताएं अमेजन के जंगलों में हैं, उतनी जैव विविधताएं इस इलाके में भी हैं। ये इलाका दुनिया का एकमात्र उस तरीके का इलाका है जहां पर दो नदियां मिलकर इस तरीके का डेल्टा बेसिन बनाती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है जो बांध की वजह से नुकसान होता है, तो डेल्टा क्षेत्र में जल का संकट होगा, पानी की कमी हो जाएगी। 5% कृषि क्षेत्र में पानी की कमी हो सकती है और बांग्लादेश को 15% फसलों में नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट यह भी बताती है, उसने चीन को चिट्ठी लिखी है जिसमें डेटा मांगा है, लेकिन चीन ने कोई डेटा नहीं दिया। भारत की रणनीति और तकनीकी तैयारी क्या है यहां पर, तो रिपोर्ट हमें यह बताती है कि एक हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हम लोग चालू कर रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में चालू होगा। इससे 11 गीगावाट का हम मान के चल रहे हैं कि हम बिजली उत्पादन करेंगे और जल भंडारण भी करेंगे। 8 जो हम डैम हैं अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसमें एक डैम है जो 2 गीगावाट का उत्पादन करेगा। इसके बाद में हम सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसरो ये देखेगा कि नदी का प्रवाह और बांध का निर्माण जो हो रहा है उसकी निगरानी हम लोग करेंगे। इसके बाद में डिप्लोमेसी का एक चैनल है जिसपे हम लगातार बात करेंगे। एशियान के थ्रू, बिम्स्टेक के थ्रू, यूएन के थ्रू हम बात करेंगे। बांग्लादेश के साथ हम बात करेंगे कि भाई अकेले तुम्हें खतरा नहीं है, हमें भी खतरा है, मिल के बात करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम जो नदी है, नदी का जो निचला हिस्सा है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। डेटा शेयरिंग करेंगे। 2006 में जो समझौता हुआ तो चीन वो डेटा हमें नहीं देता, लेकिन वो डेटा हमें उससे लेना है। उसके लिए हमें चाहे जिस प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल करना पड़े। अब एक यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया में बांध कौन कौन से बड़े हैं। जो मैडॉग बांध है ये तिब्बत में बनेगा और जो मैंने बताया जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। दुनिया का इस वक्त जो सबसे बड़ा बांध है जिसको हम कहते हैं 3 गॉर्जेस बांध, ये भी चीन में है और इसकी ये बना है तकरीबन $31 बिलियन से। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इसकी जो क्षमता है वो तकरीबन 22.5 गीगावाट की है और इसकी जो ऊंचाई है 181 मीटर की है। ये फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इसको जब बनाया गया तब ये 2 चीजें हमारे सामने आई थी। पहली बार कि धरती का जो घूमने की स्पीड है वो कम हो गई। दूसरी बात ये पता चला कि धरती थोड़ा सा झुक गई। ये पहली बार पता चला था। तीसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है वो ब्राजील और पैराग्वे के बीच में है जो तकरीबन $30 बिलियन से बना है। इसके बाद चीन में चौथा फिर सबसे बड़ा बांध है, ये जिश्ना रिवर पर है। इसके बाद में भारत अरुणाचल में एक बांध है जिसको हम बोलते हैं सुभानी सिरी लोअर, इसको हम बोलते हैं और ये चीन को हमारा जवाब है। हालांकि ये तकरीबन 2 गीगावाट बिजली का उत्पादन करता है और इस पर $3 बिलियन का हमने खर्चा किया है। टिहरी बांध हमारा है। इसके बाद में हमारा यहां पर जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा मैं बांध कहूंगा, हीराकुंड बांध है भारत में, जो दुनिया का सबसे लंबा बांध कह रहा था। तकरीबन 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबा यह बांध है। जैसा आपने पूछा कि इस पे जो धरती पे जो असर होगा उस पे मैं एक और बार बता दूं, पृथ्वी की जो धुरी है 2 से 3 सेंटीमीटर खिसक सकती है। दिन की लंबाई
जो है वो माइक्रोसेकंड के स्तर पर बदल सकती है, और सैटेलाइट और मौसम प्रणालियों के लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अभी हम जब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी सैटेलाइट जिस तरीके से इस्तेमाल होती हैं, हमारा नेविगेशन सिस्टम जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, हमारा ही नहीं, आप सोचिए रक्षा क्षेत्र में, आप सोचिए स्पेस के क्षेत्र में जो इनका इस्तेमाल होता है, तो परमाणु घड़ी, जीपीएस नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान, इन सब के लिए ये चीज कितनी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल मॉडलिंग और वैज्ञानिक अध्ययन पर इसका जो असर होगा वो बहुत ज्यादा हो सकता है। चीन आज का फायदा देख रहा है, मैं बिजली बनाऊंगा, बिजली बेचूंगा या बिजली इस्तेमाल करूंगा, चाहे जो हो, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम हैं वो उसने नहीं सोचे। चीन, जैसा हमने पिछले दिनों कई धनादन किए साथ में, हमने लोगों को यह भी बताया कि जो चीन है वहां पर घोस्ट टाउन है। चीन में बहुत बड़े बड़े इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग रहते नहीं है, लेकिन वहां इमारतें बनाकर तैयार की गई हैं और उनमें बिजली भी जलाई जाती है, ताकि दुनिया में यह मैसेज दिया जा सके। जिन दिनों चीन, जब कोविड का वक्त था, उन दिनों चीन ने अपनी फैक्ट्रियां बंद नहीं की, फैक्ट्रियां उसने चालू रखी, वहां मशीनें भी चलाई, 8 घंटे जो निर्धारित वक्त होता है वो मशीनें चलाई, बेशक वहां वर्कर नहीं थे। ऐसा इसलिए उसने बिजली की खपत दिखाई और ये दिखाया कि जब पूरी दुनिया कुछ नहीं कर रही है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, तब हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो डेटा को मैनिपुलेट किस तरीके से किया जाता है, ये चीन से बेहतर मुझे लगता है शायद ही कोई जानता हो। और चीन आज की तारीख में भी जो डेटा शेयरिंग है वो हमारे साथ में नहीं कर रहा। अब हमें इससे कितना नुकसान है, जैसा हमने बताया, हमारे देश को नुकसान है, बांग्लादेश को नुकसान है, नॉर्थ ईस्ट को बहुत भयानक नुकसान हो सकता है। एक जो किस्सा है वो मैंने अक्सर लोगों को सुनाया है, एक चेस्टिस, ऑपरेशन चेस्टिस था। जब इंग्लैंड और जर्मनी के बीच युद्ध की स्थिति थी, तो इंग्लैंड ने जर्मनी के एक बांध पर गोले गिराए, वो बांध टूट गया, 1600 लोगों की मौत हो गई, और जो जर्मनी है उसके ऊपर बहुत बड़ा इस घटना का असर पड़ा। तो ब्रिटिश रॉयल जो एयरफोर्स है उसने इसको अंजाम दिया था। अभी आप सोचिए, आपने इतना बड़ा बांध बनाया है, उस पे हजारों, लाखों, करोड़ों गैलन पानी वहां पे रुका हुआ है। भगवान न करे भूकंप से वो टूट गया, भगवान न करे किसी ने उसके ऊपर बम गिरा दिए, वो तब टूट गया। ऐसी स्थिति में क्या आप, करोड़ों लोगों की जान अगर जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कितने पशु पक्षी मर जाएंगे, कितने पशु पक्षी विलुप्त हो जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कितने तरीके के जो पेड़ हैं, मुझे नाम अब ध्यान आया उनका, मैंग्रोव के पेड़ उनको कहा जाता है, जो इस बेसिन में उगते हैं, और वो जो मैंग्रोव के पेड़ हैं वही वहां पर धरती को थामे रखते हैं, ताकि वो पूरा का पूरा इलाका जो है समंदर में न चला जाए। और वो बहुत घना जंगल होता है, सुंदरबन का वो डेल्टा है, सुंदरबन उसको कहा जाता है, वो बांग्लादेश में है। वो इतना खूबसूरत इलाका है, वहां पर कई फिल्मों में भी उसका जिक्र किया गया है। उस पूरे इलाके पर उसका क्या असर होगा जो ये बांध बन रहा है? ये ऐसी कई चीजें मुझे लगता है चीन को सोचना चाहिए। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी बताएं कि क्या चीन को ये बांध बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, फैक्ट के साथ बताएं। हमने बांध बनाए, और जैसा पल्लवी में बता रहा था कि पूरी दुनिया जो पनबिजली परियोजनाएं हैं उनसे कदम पीछे खींच रही है। न्यूक्लियर परियोजनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। अब नए तरीके की जो ऊर्जा है उस पे लोग फोकस कर रहे हैं, और वो है सोलर एनर्जी। भारत ने भी अपना जो फोकस है वो सोलर एनर्जी पर लगा दिया है। आप देखिए, हमने बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए हैं, ताकि हम जो सूरज की रोशनी है उससे हम बिजली पैदा कर सकें। उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना हम किसी नदी को रोक रहे, ना हम डीजल को जला रहे, ना हम कोई और ऐसा काम कर रहे जिससे हम किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान कर रहे हो। लेकिन चीन का ये जो कदम है ये पर्यावरण को नुकसान करता है। पूरी दुनिया इसी रास्ते पर है, चाहे आप रशिया देख लें, चाहे आप अमेरिका देख लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, कोई अब पनबिजली परियोजनाओं में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। चीन इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो पूरे के पूरे जो तिब्बत और हिमालय का पूरा इलाका है उसको वहां पर मैं कहूं कि उसको उम्मीदें दिखती हैं। उसको लगता है कि ठीक है भाई, यहां से हम बिजली बना सकते हैं, किसी देश को नुकसान हो तो हो, हमें तो नहीं हो रहा। मगर ये एक भस्मासुर की तरह है। अगर
नुकसान होगा तो वो नुकसान उसे भी होगा, वो नुकसान होगा तो पूरी दुनिया को होगा। दुनिया को होगा। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी त्रासदी साबित हो सकता है इस तरीके के बांधों का बनाया जाना, और लोगों को, खासतौर पर चीन को, ये बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत। बिल्कुल, और ये खबर आपने कई जगहों पर पढ़ी होगी, लेकिन इस खबर को आज उठाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप तरक्की करती दुनिया का एक चेहरा ये भी देखिए कि उस चेहरे से आपको ये समझ में आएगा कि हम एक तरफ तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शायद हम अपने लिए एक बहुत बड़ा अंधेरा तैयार कर रहे हैं, जिसमें अगर हम घुस गए तो शायद बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि प्रकृति की मार ऐसी होती है जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता। तो चीन ये जो कर रहा है, सिर्फ चीन ही नहीं, अगर दुनिया भर में कोई भी देश इस तरीके के काम करता है जिससे हमारी प्रकृति को, पर्यावरण को, हमारी धरती को, हमारे लोगों को नुकसान होता है, तो भी वो गलत है। आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या सोचते हैं, ये जरूर लिखकर बताइएगा। आपके हर सवाल का जवाब वरुण उसी कमेंट बॉक्स में आपको देंगे, और इसके साथ ये जरूर बताइएगा कि आप प्रकृति को, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए और सही बनाए रखने के लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए, और आप खुद क्या करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे